हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सूरज सर जैसा हो। क्या हाल है क्लास 10? तो आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की। आज हम बात करेंगे देश की पॉलिटिकल पार्टीज की। स्वागत है आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे। आज यार ये वो चैप्टर है जो आय है समझना नहीं, समझाने वाला चैप्टर भी नहीं, ये आप हमें समझाइए। देश में इतनी पार्टीज हैं, इतनी पार्टीज हैं, ये वाली नहीं, ये वाली, ये कमल वाली तो इतनी सारी पार्टीज है और एक चैप्टर उसी के बेसिस पे। बड़ा नॉलेजेबल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं यार, जो साथ में आके क्या करते हैं? सर वादे करते हैं, पैसे लूटते हैं, करप्शन करते हैं, टाइम पास करते हैं, बस। बाकी तो कुछ करते ही नहीं है। हाँ, एक तरीके से सच है। बट अगर बुक की बात माने तो बुक कहती है कि एक पार्टी वो होती है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो इलेक्शंस लड़ने आते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं। बढ़िया, शुगर कोटिंग एकदम बढ़िया बात करता है हमारी एनसीईआरटी तो पहले तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्यों हमारे इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए और पावर को होल्ड करने के लिए। अच्छा, ये सबसे ज्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है दोस्त। जैसे आपको शायद अपने देश के प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता हो, वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता हो, पर ये जरूर पता होगा कि भाई आज दिल्ली में ये पार्टी चल रही है, ये पार्टी जीत गई, हमारे एरिया में ये पार्टी है, वगैरह वगैरह। इसलिए बोलते हैं सबसे ज्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है। ना प्रेसिडेंट इतना विजिबल होता है, ना वाइस प्रेसिडेंट इतना विजिबल होता है, सिर्फ ये एक लौता ऐसा रहता है जो सबसे ज्यादा विजिबिलिटी रहता है। तो ये होती है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में तीन लोग होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। लीडर लीड कर रहा है, एक्टिव मेंबर्स जो उसको चला रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और फॉलोवर यानी जो हम जनता जनार्दन। तो लीडर जैसे बीजेपी की बात करें तो लीडर हो गए मोदी जी, अमित शाह। एक्टिव मेंबर्स हो गए उनके मिनिस्टर्स, और फॉलोअर्स हो गए हम सब लोग, अगर बीजेपी को फॉलो करते हैं तो। ये होती है पार्टी। अच्छा, अब एक पार्टी करती क्या है? सर टाइम पास ही तो करती है, बताया तो सही आपको। बट यार बुक की भी तो बात मान लो ना, बुक को भी तो बेचारे को बताना पड़ेगा ना। बुक कहती है पार्टी इतना कुछ करती है थोड़ी थोड़ी चीजें, बट मोस्ट ऑफ दी चीजें तो पार्टी खा जाती है। चलो खैर, वो कभी और बात करेंगे। पहला पार्टी के फंक्शंस में आता है, पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है। सही बात, इलेक्शंस कंटेस्ट करती है। अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन हुए, पिछले साल जून के महीने में 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हुए। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आती है वोटर्स के लिए। जैसे अभी हमारे मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर लाडली बहन योजना, बिहार में फार्मर्स के लिए स्कीम ला दो, तमाम ऐसी स्कीम्स लाते रहते हैं, पॉलिसीज लाते रहते हैं कि लोगों का भला हो जाए और वोटर भी अपने साथ जाए। लॉज बनाने के लिए काफी डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। हाँ, ये एक मैं मानता हूं कि अगर आपको कोई लॉ चाहिए तो लोकसभा में किसी पार्टी के थ्रू ही जाएगा कि भाई हमको देश में नोटबंदी करनी है, देश में जीएसटी लाना है, देश में ये करना है, देश में वो करना है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, वो एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है लॉ बनाने के लिए। फिर गवर्नमेंट को रन करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अभी जैसे हाल ही में बीजेपी चल रही है, अपोजिशन में कांग्रेस चल रहा है। फिर अगर ये इलेक्शन हार भी गए तो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं और कहते हैं कि एक अच्छा अपोजिशन बहुत जरूरी है। अगर एक अच्छा अपोजिशन नहीं होगा तो देश खराब रास्ते पे चले जाएगा। एक एग्जांपल बताता हूँ, 2019 में जब बीजेपी जीती तो वो वन साइडेड विक्ट्री हो गई, 303 सीट्स मिल गई बीजेपी को, और एनडीए जो उनकी अलायंस है उनको 350 अबव सीट्स मिल गई। तो वन साइडेड गेम हो गया भाई, 543 सीट्स होती है, 350 आप ऑलरेडी ले गए। अब 2024 में इलेक्शन से 19 के बाद तो एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई गई, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंडिया, जिसमें ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी बहुत सारी पार्टीज मिलके आई। और जब ये मिलके आई तो देखो 2024 के इलेक्शंस में फर्क आया। जो बीजेपी ने 303 सीट्स जीती थी 2019 में, वो अब घट के सिर्फ और सिर्फ 250 सीट्स रह गई। तो काफी फर्क आ जाता है अगर एक अच्छा अपोजिशन हो। तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज अ वेरी गुड थिंग, जो किसी भी डेमोक्रेसी, किसी भी देश के अंदर होना जरूरी है। फिर पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं, यानी इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, जनता के सामने लेके आते हैं, जनता की दिक्कतों के सामने दिक्कत लाके दूसरे रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं।
कहने को रोड्स वोड्स तो हमारे देश में वैसे ही खराब है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड रिसोर्सेस, कि गवर्नमेंट के लिए से कोई रिसोर्स है, जैसे मनरेगा आपने सुनी थी, गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये सारी जनता को अवेयर करवाती है कि देखो भाई जनता, ये एक स्कीम है, एक पॉलिसी है, ये सातों आठों फंक्शंस होते हैं, और भी लिख सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अच्छा, अब दिन दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर 3 पार्टी सिस्टम होते हैं। एक होता है 1 पार्टी सिस्टम, एक होता है 2 पार्टी सिस्टम, एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम मतलब पूरे देश में एक ही पार्टी है। चाइना सुनी हुई होगी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पर एक ही पार्टी वर्क करती है, यानी 100% विनिंग प्रोबेबिलिटी उनकी है। फिर आता है 2 पार्टी सिस्टम, यूएस और यूके में चलता है ज्यादातर, तो 2 पार्टी सिस्टम 50-50 प्रोबेबिलिटी है। भारत देश में चलता है मल्टी पार्टी सिस्टम। भैया हमारे देश में 1000 से ज्यादा पार्टीज है, एक्टिव भले कम है बट 1000 से ज्यादा पार्टीज है, और ऐसे भी गिन लोगे तो नीनी करके भी अच्छी अच्छी भी 7-8 मिल जाएगी। तो अब सर पूछोगे कौन सा सिस्टम अच्छा है, आप बोलोगे सर मल्टी पार्टी सिस्टम, वोटर को बहुत चॉइस मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो सिस्टम होता है वो देश के ज्योग्राफी और देश के कल्चर पे बहुत डिपेंड करता है। क्या कहना चाहते हो? चाइना, जहां पर एक ही तरह के लोग रहते हैं, चेहरा भी एक, फेस, भाषा, वेश, लैंग्वेज, कम्युनिटी, रिलीजन सब एक, तो वहां एक पार्टी बढ़िया काम करेगी। अब यूएस यूके वगैरह ये लोग हमेशा से डिवाइडेड रहे ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ब्लैक्स और व्हाइट्स, तो यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम, 2 मेजोरिटीज देती है। अब भारत जैसा देश जहां भैया, आप छोड़ो भारत, छोड़ो कोई एमपी, छोड़ो कोई यूपी, छोड़ो कोई इंदौर, इंदौर के अंदर एक छोटा सा एरिया भी ले लोगे 4-5 किलोमीटर का, तो आपको पता चल जाएगा भैया उस 4-5 किलोमीटर में हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, भाषा भी अलग बोल रहे हैं, वेश भी अलग धारण करे हुए हैं। तो सोचो इतनी डाइवर्सिटी है, तो क्या एक पार्टी इस सारी डाइवर्सिटी को हैंडल कर सकती है? तो नहीं। तो पहली बात तो कोई पार्टी सिस्टम बेस्ट नहीं होता, हर पार्टी सिस्टम का अपग्रेडेशन उनके कल्चर, उनके रिसोर्स और उनकी बहुत सारी चीजों से हुआ है। अच्छा, अब हमारे देश में 2 तरह की पार्टीज होती है, एक होती है नेशनल पार्टीज और दूसरी होती है स्टेट पार्टीज। थोड़ा सेंस लगाते, नेशनल पार्टीज वो पार्टीज होती है जो जनरली पूरे देश में काम करती है। कहां काम करती है? पूरे देश में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऐसी बहुत सारी पार्टी पूरे देश में काम करती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम ईसीआई है, ये इन पार्टीज को कहती है कि भैया आप हो ना, हम आपको एक और नाम देंगे, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। इनको पार्टी को रिकॉग्नाइज किया हुआ है नेशनल पार्टी के तौर पे। अब क्या सर कोई भी अलती पलती पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है? तो आंसर है नहीं। एक क्राइटेरिया होता है, और ये क्राइटेरिया सर कौन डिसाइड करता है? ये नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। और उस पार्टी को अगर ये सिक्योर कर लिया तो हम उसको नेशनल पार्टी का टैग दे देंगे, और वरना नहीं किया तो नहीं देंगे। देखो क्या होता है क्राइटेरिया, ध्यान से देखिएगा। सबसे मेन क्राइटेरिया, कम से कम उसको 6% वोट्स लोकसभा इलेक्शंस में आने चाहिए, जो 5 साल में होते हैं। 6% मतलब मान लो 100 करोड़ लोग वोट दे रहे, 100 करोड़ लोग वोट दे रहे, तो कम से कम उसको 6 करोड़ वोट्स तो मिले, तब जाके एक चेक पॉइंट डन होगा। अभी चेक पॉइंट डन हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर ऊपर वाला नहीं होता, जैसे मुश्किल है कि 100 करोड़ में से 6 करोड़ लोग आपके पास वोट देने वाले, मुश्किल है, तो गवर्नमेंट ने बोला, ईसीआई ने बोला है कि आपकी 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस में अच्छी पकड़ हो। कितनी स्टेट्स में? 4 स्टेट्स में। तो या तो 6% वोट्स कर लो, या 4 स्टेट्स में तुम्हारा अच्छा खासा मत हो, मतलब अच्छा खासा पावर हो। अब या तो ये साथ में एक मैंडेटरी कंडीशन है, वो और वो होना ही चाहिए। तो क्या मैंडेटरी कंडीशन? कम से कम 4 सीट्स लोकसभा में जीतनी पड़ेगी। 543 सीट्स है, उसमें से कम तो 4 आनी ही चाहिए। तो या तो 6% वोट्स ला दो, या 4 स्टेट्स में पार्ट ले लो। अगर इन दोनों में से कोई एक भी हो जाता है तो भी बात नहीं बनेगी। अगर आपके पास 4 सीट्स नहीं है, तो आपको ऊपर वाले के साथ भी 4 सीट्स चाहिए, नीचे वाले के साथ भी 4 सीट्स चाहिए। उस पार्टी को हम कौन सा दर्जा दे देंगे सर? नेशनल पार्टी का दर्जा दे देंगे। क्लियर है?
नेशनल पार्टीज में सबसे पहली पार्टी जो आ रही है वो आ रही है आप सर, आप शायद जानते होंगे इनको। एंड आईआईटीएन जिन्होंने दिल्ली के सीएम बने थे ये, और ऐसी पार्टी बनाई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कि इन्होंने दिल्ली के अंदर काफी रिवॉल्यूशनाइज करी चीजें, कुछ खराब भी हुआ कुछ अच्छा भी हुआ। बट आम आदमी पार्टी बहुत उभरती हुई पार्टी अभी आई, तो देखें क्या है। फॉर्म ऑन 26 नवंबर 2012, काफी रिसेंट की पार्टी है। तो एंटी करप्शन मूवमेंट इनका था, और अकाउंटेबिलिटी, क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, अच्छी गवर्नमेंट की बेसिस पे इनकी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। और फिर इन्होंने आईएनसी के साथ गठबंधन बनाई। फिर थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स गुजरात में आफ्टर 2020, और फिर गुजरात के अंदर इन्होंने जीता, पंजाब के अंदर इनके सीएम बैठे हुए हैं, दिल्ली के अंदर अभी हार गए। तो आम आदमी पार्टी काफी सुटेबल पार्टी और सिस्टमेटिक पार्टी बनी पंजाब दिल्ली 2019 में, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बहुजन समाज पार्टी पता होना चाहिए, इसके हेडर कौन है, फाउंडर कौन है। काशीराम जी के लीडरशिप में ये बनी थी 1984 में। दलित्स, ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी, पुरानी कम्युनिटी का काफी ज्यादा रखते थे कि हम इनके लिए वर्क करेंगे, इनके लिए काम करेंगे। ये देखो, रिलीजियस माइनॉरिटी, दलित्स, आदिवासी, ओमेसीज। और अभी आपको पता होगा इनके करंट लीडर ये हैं जिनका नाम है मायावती, पता होगा शायद आपको। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, दिल्ली, पंजाब, इन जगह है। लोकसभा इलेक्शन 2019 में इनके हाल काफी खराब हुए, 3.63% वोट से मिल पाए। अभी भी ये बनी तो हुई है बाकी नेशनल पार्टी, ये आ गई। सबसे मेन पार्टी जो आज इंडिया के सबसे लार्जेस्ट पार्टी है वो पता होनी चाहिए, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कमल। 1980 में बनी थी। पहले इस पार्टी का नाम था भारतीय जना सिंह। क्या नाम था? भारतीय जना सिंह। इसके फाउंडर थे स्वयं प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम था? स्वयं प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जना सिंह और स्वयं प्रसाद मुखर्जी जी ने बनाई थी। पार्टी की मेन आइडियोलॉजी थी कि पार्टी को हिंदुत्व या हिंदू फिलोसॉफी और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे, अखंड भारत, अखंड हिंदुत्व के ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने वोट बटोरे हैं। आज इंडिया की सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है। 2014 में जीते मोदी जी, फिर 2019 में भी जीते, 2024 में भी जीते। इनकी अलायंस का नाम आपको पता होगा, एनडीए। हमने काफी बार क्लासेस में इनकी बात करी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है सर। ये देखो, कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व इनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इनको बैकिंग है। बैकिंग मतलब इनको एक संघ का सपोर्ट है जिसका नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिंदू संघ बेसिकली। 1998 में पावर आया था जब इनके पहले प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। वन ऑफ द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। बहुत तोड़ इंसान थे, लिटरली बोलूं, वन ऑफ माय फाइनेस्ट और वन ऑफ माय फेवरेट पीएम इंडिया हैज एवर गॉट। मैं एक वीडियो भी, अगर आपको आई बटन में आ गई तो आ गई, मुझे याद है मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी अटल जी के ऊपर, तो बता दूंगा। अटल जी बहुत ग्रेट इंसान थे। एनडीए इनकी अलायंस बनी थी, और आज ये अगेन विनिंग एंटिटी में ही है, रूलिंग पार्टी में ही वर्क करती है। फिर आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम, मार्क्सिस्ट। मार्क्स याद आ रहे हैं आपको? कार्ल मार्क्स, 9th में पढ़ा था। कार्ल मार्क्स वो इंसान थे जो वर्कर्स की बड़ी बात करते थे। तो ये पार्टी उस मुद्दे पे बनी थी कि हम वर्कर्स को काफी हक दिलवाएंगे। तो 1964 के अंदर ये बनी थी। मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, याद आ रहा है लेनिन, उसके आइडियोलॉजी के ऊपर। और सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। सोशलिज्म का मतलब होता है कि वेल्थ इक्वली बांटनी चाहिए। वेल्थ को क्या करो? इक्वली बांट दो। करोड़पतियों में मत बांटो, इक्वली बांट दो, गरीब सेक्शन में भी बांट दो। ऑल्दो अब ये पार्टी सिर्फ वेस्ट बंगाल में सिमट के रह गई और काफी टूटने वाली पार्टियां हो चुकी है, इतना इसको अब उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। फिर आओगे इंडिया की ओल्डेस्ट पार्टी या पहली पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885। और इस पार्टी में काफी स्प्लिट्स आए, काफी टूटे हैं, और इस पार्टी ने देश को अनंत प्राइम मिनिस्टर दिए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो। ऐसे तमाम प्रधानमंत्री इस पार्टी ने दिए हैं। तो आज बाकी अपोजिशन में है। जवाहरलाल नेहरू पार्टी ने काफी बड़ा, इंडिपेंडेंस के टाइम काफी आपने सुना भी है इस पार्टी का, काफी वो है। इनकी अलायंस का नाम है यूपीए, जो पहले था 2004 से 2019। अब मैंने आपको बताया इनके अलायंस का नाम हो चुका है इंडिया, अभी जो अभी 2024 से पहले बनी थी, और काफी
सक्सेसफुल ये बनी। और देखो इनको 19% वोट्स मिले थे और 52 सीट्स मिली थी। कितनी सीट्स? 52 सीट्स। अभी आपको पता है राहुल गांधी इनके मेन पर्सन है। फिर एक पार्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट से। बहुत कम ऐसी पार्टीज होती है जो नॉर्थ ईस्ट से एक नेशनल पार्टी का दर्जा ले ले। पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, 2013 में बनी थी और पहली ऐसी पार्टी है जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से आई है और उसने नेशनल पार्टी का टैग लिया है। तो बड़ी अच्छी बात होती है। काफी डाइवर्सिटी में इनका विश्वास है, डिफरेंट रीजन्स के हैं। कोर फिलोसॉफी एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है कि लोगों को रोजगार दिया जाए। मेघालय और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफी है। तो एनपीपी ने एक सीट ली थी लोकसभा 2019 के इलेक्शन में, ये इनके मेन लीडर भी हैं। फिर आती है स्टेट पार्टीज। पहले जैसे हमने नेशनल पार्टीज देखी जो एक नेशन वाइड काम कर रही, जिनको रिकॉग्नाइज बोला गया। एक होती है स्टेट पार्टी, छोटे छोटे स्टेट्स में काम कर रही। एग्जाम्पल, आपने शिवसेना पार्टी नाम सुना हो, महाराष्ट्र के अंदर वर्क करती है। फिर एक जेडीयू सुना हो, जनता दल पार्टी। ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी पार्टीज है जो स्टेट वाइज काम कर रही है। अब इनका है ना स्टेट वाइज काम है तो इनको स्टेट वाइज ही रिकॉग्निशन मिलती है। इसलिए इस पार्टी का एक नाम और है रीजनल पार्टी, क्योंकि एक रीजन के अंदर रहती है। किसके अंदर रहती है? एक रीजन के अंदर रहती है। अब सर क्या इनका भी क्राइटेरिया है? तो हाँ, बट इनका क्राइटेरिया स्टेट के बेस पे, उनका कंट्री के बेस पे था, इनका स्टेट के बेस पे। तो कम से कम 6% वोट कहां पर? असेंबली इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन के अंदर टोटल वोट्स। और कम से कम 2 सीट्स, इसमें वो और है ही नहीं, ये 2 ही क्राइटेरिया है कि या तो 6% वोट्स ले लो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट इलेक्शन में, या 2 सीट्स ले लो, तो आपको स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया बता देंगे। ये देखो ऐसे बहुत सारी स्टेट पार्टीज हैं। आप देखोगे कौन सी कहाँ है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी पहले एक समय होती थी, जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, महाराष्ट्र में पार्टी है। ऐसी बहुत पार्टीज है, बहुत सारी पार्टीज है। ये आपको डिफरेंस भी दिख जाएगा कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का क्या डिफरेंस है। इनका कंट्री पे इन्फ्लुएंस होता है, इनका रीजन वाइज इन्फ्लुएंस होता है। ये नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज लेते हैं, बट ये स्टेट इश्यूज लेते हैं। ये क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब एक चीज आती है कि क्या इन पार्टीज को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं, या हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ चैलेंजेस भी है? तो आंसर है हाँ, बहुत गंदे चैलेंजेस हैं। पहला, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी देश के अंदर तो डेमोक्रेसी दूर की बात, सर पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टी के टॉप पोजीशन टॉप लीडर्स होल्ड करके बैठ गए, पार्टी के अंदर ही इलेक्शंस नहीं हो रहे कि भैया टॉप पोजीशन पे इसको जाना चाहिए, टॉप पोजीशन पे इसको जाना चाहिए। और इंडिया की सबसे बुरी बात, मेजोरिटी चंक ऑफ द डिसीजन वो धोती कुर्ता वाला बूढ़ा इंसान ले रहा है। मैं बूढ़े इंसान के खिलाफ नहीं हूं, बट क्या सिर्फ एक्सपीरियंस काम करता है या कभी कभार एनर्जी भी काम करती है? आप यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को क्यों नहीं पॉलिटिक्स में उतार रहे हो? आप देखो इंडिया में एवरेज पॉलिटिशियन की एज ही इतनी ज्यादा है, सब बड़े। सर आपको नया कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ नई चीजें लानी पड़ेगी गेम में। आप नई चीजें पुराने एक्सपीरियंस में तो ला नहीं सकते हो, और वो नया चीज ला सकता है जेनजी, नया चीज ला सकता है यंग पॉपुलेशन। तो आप उसको अवेयर करवाओ ना। आपके लोकसभा में 25 साल मिनिमम एज है। सर 25 साल क्या एज होती है? 20 साल करो, ताकि यंग जनता पॉलिटिक्स में पार्ट लेने आए। आ जाती नहीं, बड़ी दिक्कत है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी के अंदर ही इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो पार्टी के बाहर तो बहुत दूर की बात होगी। ये पहला पॉइंट है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। वो इंटरनल इलेक्शंस ही नहीं होते, बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आता है डायनेस्टिक सक्सेशन। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बट आप सब दिमागदार हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है कि पार्टी की कुछ पोस्ट एक परिवारवाद से चल रही है। एक परिवार रूल करते आ रहा है, करते आ रहा है, करते आ रहा है, करते आ रहा है, और वो करते ही आ रहा है। अब होता क्या है ना इस केस में यार, जब आपका एक परिवार ही वर्क करते आ रहा है, तो वो तो वही बात हो गई कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आज राजा उसको बनना चाहिए जिसमें काबिलियत होती है, ना कि वो राजा बनना चाहिए जो हेरिडिटरी बन के आ रहा है। ये बड़ी दिक्कत है हमारे देश के अंदर। आप इंडिपेंडेंस डे को एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में हमेशा से ये परिवारवाद चलते आए हैं, और अगर परिवारवाद चला तो पार्टी तो बिगड़ेगी बिगड़ेगी। शायद वो देश को भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो बड़ी दिक्कत है यार ये परिवारवाद डायनेस्टिक सक्सेशन के अंदर। एक कहावत है, जो दादाजी होते हैं ना, नाना जी दादाजी, ये किसी को एस्टैब्लिश करते हैं, यानी कोई बिजनेस कोई पार्टी को एस्टैब्लिश करते हैं। जो पापा होते हैं उनके बेटे, जो पापा होते हैं
वो उस धंधे को, वो उस पार्टी को अच्छा मैनेज करते हैं और स्केल करते हैं, और जो पापा का बेटा होता है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। यही होता है। आप देख लो, एक पार्टी का नाम आपके सामने खुद है, आप सबको पता है वो पार्टी आज किस स्टेज पर है, परिवारवाद की वजह से दिक्कत है। फिर आता है मनी एंड मसल पावर। ये मनी एंड मसल पावर सर, जिस पार्टी के पास ज्यादा पैसा है, ऑब्वियस सी बात है उसको इलेक्शंस में ज्यादा स्कोप मिलेगा, ज्यादा लड़ाई करने का फायदा मिलेगा। मसल पावर, किसी के पास क्रिमिनल कनेक्शन से तो टिकट सिक्योर हो जाती है, क्रिमिनल कनेक्शन से वोटर आपके पास आ जाता है। अगर आपने एक मूवी देखी भूतनाथ रिटर्न्स, भूतनाथ रिटर्न्स में कितने बढ़िया तरीके से मनी मसल पावर का एग्जाम्पल दिया है। या आपने जेठालाल तारक मेहता देखा हो, वो फोन बांटता है एक नेता। तो यानी ये सब डिपिक्शन है कि कैसे हमारे देश में ये सारी प्रॉब्लम्स वर्क कर रही है। अब सर प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो आपने बता दी, सॉल्यूशन भी बता दो। यस सर, सॉल्यूशंस भी हैं। पहला, मैंडेटरी इलेक्शंस करवाओ पार्टी के अंदर। ऐसा गवर्नमेंट कहती है, ऐसा रूल कहता है कि मिनिमम मैंडेटरी इलेक्शंस होनी चाहिए, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस बोलेंगे, ताकि टॉप पोजीशन सिर्फ टॉप लीडर्स के पास नहीं रहे, यंग जनता को भी आगे आने का मौका मिले। फिर सारे कैंडिडेट को एफिडेविट फाइल करना चाहिए। एफिडेविट कि कितने क्रिमिनल कनेक्शंस, कितना असेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, कोई लोन तो नहीं है, किसी को मारा काट तो नहीं किया है, वगैरह वगैरह। ये एफिडेविट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था। फिर एक लॉ और लाए थे, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर कोई नेता पार्टी स्विच कर रहा है, पार्टी चेंज कर रहा है पैसों की लालच में, तो भैया आप उसकी सीट खींच लो, वो आपकी सीट अपनी खो देगा अगर उसने पार्टी स्विच करी पैसों के मामले में। ये एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ऐसे तमाम लॉज अगर लाए जाएंगे तो बकायदा पूरा का पूरा पार्टी सिस्टम एज वेल एज डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ट हो जाएगा। अब सर आप सोच रहे होंगे कि नोट्स कहां से मिलेंगे इस पीपीटी के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और एक गूगल ड्राइव की लिंक है, वहां जाओगे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, और हर चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चंस भी हैं, एक गूगल फॉर्म भी है, जिस गूगल फॉर्म में एमसीक्यूज हैं हर चैप्टर के, यानी 19 चैप्टर्स, नॉट सिर्फ सोशल बट फॉर साइंस एज वेल। अच्छा सर, एग्जाम्स बड़ी पास है, और एग्जाम्स अगर पास है तो आप सोच रहे होंगे कि सर रिवीजन कैसे होगा, इतने सारे चैप्टर्स हैं। तो हमारी टीम ने एक बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र बुक अर्जुन के ब्रह्मास्त्र की तरह है। ये ब्रह्मास्त्र बुक में मैथ्स, साइंस, एसएसटी के टोटल 46 चैप्टर्स एक ही बुक में हमने क्लब करके दिए हैं। एक बुक में मात्र और मात्र 120 पेजेस है। कितने? 120 पेजेस। सर क्या बता, क्योंकि हमने डाले हैं इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट्स। जैसे ये मैथ्स का फ्लो चार्ट है, फिर जैसे साइंस के फ्लो चार्ट्स हैं, फिर आप जाओगे सोशल के फ्लो चार्ट्स हैं, और कोई चैप्टर नहीं छूटा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है। बहुत मेहनत करके ये बुक बनाई, और सोच के देखो 46 चैप्टर्स को 120 पेज में हमने लाए हैं। कोई कॉन्सेप्ट छूट भी गया तो हमने अलग से लिख के दिया है। ये मेहनत हमने करी, हर रिएक्शन, हर चीज, मैंने कोई दगाबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं किया, मैंने सब एक ही बुक में डाल दिया। और सर ये कलर्ड बुक है, ये कलर्ड बुक है। और सर क्या सिर्फ फ्लो चार्ट्स दे रहे हो तो आंसर है? नहीं, हम क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, पीवाईक्यूज भी दे रहे हैं। वहां पर लिखा हुआ है, जैसे देखो यहाँ लिखा है कि 2025 में ये क्वेश्चन आया, 2024 में ये क्वेश्चन आया। मतलब मैंने एक ही बुक के अंदर आपका सब कुछ डाल दिया। ये बुक पढ़ ली, हो गया सब, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। सोच के देखो, एक ही बुक के अंदर। और सर अगर इतनी आप बुक की तारीफ कर रहे हो तो सर कॉस्ट भी बता दो। तो जो इसकी कॉस्ट है वो मात्र और मात्र 350 रुपीज है। कितनी? 350 रुपीज। सर कलर्ड बुक है, दूसरे ऑर्गेनाइजर्स, दूसरे पब्लिशर तो इसी प्राइस में और इससे गंदी क्वालिटी में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट दे रहे हैं, क्योंकि वो नाम से बिक रहे हैं। हम नए हैं, बट नए हैं तो हम और बनेंगे। घायल हूं बट घातक हूं, याद रखना। ये बुक आपके लिए लास्ट मिनट काम करेगी। ये बुक पढ़ ली ना दोस्त, मेरा वादा है, सूरज सर का वादा है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं। और सर दूसरे लोग तो फ्री पीडीएफ भी नहीं देते हैं, क्यों दें? उनको तो लगता है कि यार चोरी हो जाएगी। नहीं यार, हमारा सीधा एम है यार, 350 रुपए भी अगर है ना तो बच्चों को फील लेने दो पहले उस बुक का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्त
6 चैप्टर्स की फ्री पीडीएफ डाल रखी है, 2 मैथ्स के, 2 साइंस के, 2 सोशल के, ताकि देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खरीदो, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देखो फिर डिसीजन लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप देखो। बट हाँ यार, लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड स्टॉक है, ऑर्डर चले जाएंगे, बहुत बुक्स जा रही है ऑलरेडी, डिस्पैच हो रही है अलग अलग एरियाज में, और 350 में हम कोई डिलीवरी नहीं लेंगे, 1 रुपया ऊपर नहीं लूंगा। बियर मैं कर रहा हूँ, कलर्ड बुक है, सब बता दिया है। अब करोगे कैसे बुक? इस नंबर पे 9131588117, या तो इस नंबर पे टेक्स्ट करो, कॉल करो, मैसेज करो, क्रिप्टॉन की आईडी, इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करो, डीएम करो, लिंक्डइन करो, फेसबुक करो, जो करना है करो, इस नंबर पे आपको सब मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लेनी हो, मैं आपको डिटेल्स बता दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।